देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई, बीजेपी, बाप जात पैसा। नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए। तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था, अपनी ही माँ की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। फिर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। जय श्री राम मित्रों, दिल्ली में भाजपा सरकार बन जाने के बाद कन्हैया कुमार ने भाजपा का फुल फॉर्म बता दिया। उसने कहा कि भाजपा का मतलब बाप जात और पैसा होता है। उसने यह भी कहा कि बुद्ध, अंबेडकर और गांधी के रास्तों पर चलिए, लेकिन इस व्यक्ति ने आज तक ये कभी नहीं बोला होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलिए, सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह के रास्ते पर चलिए। और ये उस आदमी के रास्ते पर चलने के लिए बोल रहा है जो कि एक गाल पे थप्पड़ मारने के बाद भी दूसरा गाल आगे करने के लिए बोलता है। और ये उस आदमी के रास्ते पर चलने के लिए बोल रहा है जो कि धर्म के नाम पर बंटवारा होने के बाद भी मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत दिया था। और ये कह रहा है कि पत्थर पूजे तो राम मिले तो मैं क्यों ना पूजूं पहाड़। ये साफ साफ तंज कस रहा है कि पूजा पाठ करने से, शिवलिंग का पूजा करने से, हमारी मूर्तियों का पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये बेवकूफ आदमी अंबेडकर की फोटो का पूजा करता है, तब इसको 72 हुरे मिल जाती हैं शायद। जा पूछ क्या। और कैसे ये अपने सारे स्पीच में हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाता है, हमारे संस्कृतियों को नीचा दिखाता है, और लगातार जब भी इसको मौका मिलता है हमारे सनातन धर्म के बारे में जरूर बोलता है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि इसके जैसे हजारों बच्चे इसको देखते हैं, इसको सुनते हैं और इसको और प्रोत्साहित करते हैं। आइए हमारे साथ इसके स्पीच को पूरा देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं। देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई, बीजेपी, बाप जात पैसा। अगर बाप जात और पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, तुमको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पे झूठ मूठ का आई लव यू कहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर प्यार करते हो तो तुम्हारे दिल में प्यार हो, और वो प्यार ऐसा हो कि वो इंसान तुमको मिले ना मिले तुम ही प्यार बन जाओ, ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। मैं तुमको एक बात कह देता हूं, कोई बाप ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है कि संघर्ष की कोख से पैदा होने वाले इंसान का रास्ता रोक दे। तुमको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो जो नेताजी के साथ तुम ऐसे फोटो खिंचा रहे हो ना, वो नेताजी अपने पीए से फोन कराएंगे कि जरा उसको बुला दो, तो तुम कहना नेताजी बाद में आते हैं, अभी हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जरा कलेक्टर को हम स्मारक पत्र देने के लिए जा रहे हैं। राजनीति का मतलब सत्य के लिए संघर्ष करना होता है, और सत्य की एक विचारधारा होती है, इस बात को याद रखना। अगर बुद्ध ने उंगली माल को संत बना दिया अपने अहिंसा से, तो तुम भी आज के उंगली माल को रास्ते पे ला सकते हो अपने संघर्ष से, बस इस बात को याद रखना। भारत में अगर ईश्वरवादी सत्ता है तो उस ईश्वरवादी सत्ता को चुनौती लेने वाले विचार भी आपको मिलते हैं। फर्ज कीजिए चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप कड़वा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो कड़वा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। इसका फैसला आपको करना है कि आपको समाज में किस संरचना का निर्माण करना है। अगर आपको समाज में बराबरी की संरचना का निर्माण करना है तो भारत में उसकी चिंतन परंपरा को आपको ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और भारत में समानता, एकता, न्याय, बराबरी, इसकी चिंतन परंपरा ये है कि आपको कबीर के पास जाना पड़ेगा, आपको नानक के पास जाना पड़ेगा, आपको बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, आपको अन्ना भाऊ साठे के पास जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि काकर पाथर छाई के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। ये होता है सत्ता को चुनौती देना। तो सत्ता को चुनौती देने का जो साहस होता है, वो साहस अगर आपके भीतर है, वो समझ आपके भीतर है, तो आप सत्य की राजनीति के साथ खड़े हैं। दो ही रास्ता है, नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए।
है। और मुझे बताइए, गन्ने को यदि चना कहने लगे तो चने गन्ने जैसा स्वाद तो नहीं देने लगेगा ना। सिर्फ नाम बदल देने से क्या होगा? लड़ाई हमेशा सत्य और सत्ता की रहती है, और सत्य और सत्ता दोनों बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अस्थायी रहता है। सत्ता भी बदलता है और सत्य भी बदलता है। सत्ता का परिवर्तन भी होते रहता है, उसके अनुसार सत्य का भी परिवर्तन होते रहता है। और हम किस काल खंड में पैदा हुए हैं, इससे हमारी विचारधारा तय होती है। जैसे एग्जाम, आप देखिए करवा चौथ को चलनी लेकर के, आप देखिए ईद पर चांद को, लेकिन जब एग्जाम होगा यूपीएससी का और पूछा जाएगा कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो ये लिख करके आइएगा कि केतु और राहु की वजह से होता है, तो एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। विज्ञान से पहले तर्क है, और तर्क की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में तर्क रहा है, और तर्क ने हर प्रकार की सत्ता को चुनौती दिया है। वही कबीर जो लिखते हैं कि काकर पातर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापड़ मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। वही कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वही कबीर लिखते हैं, वही नानक लिखते हैं, वही बुद्ध लिखते हैं, वही इस देश के जन कवि लिखते हैं। और कवि दो तरह के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति दो तरह का होता है, उसी तरह से कवि भी दो तरह के होते हैं। एक कवि वो होता है जो राजा के दरबार में बैठ करके राजा के लिए भजन गाता है। दूसरा कवि वो होता है जो जनता के बीच में जनसंघर्षों का गीत गाता है। इसका चुनाव आपको करना है। अगर आपके पास विज्ञान का समझ नहीं है तो संसद में बैठ करके आप कौन सा पॉलिसी बनाएगा, हमको बता दीजिए। जो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है कि न्यूटन के फिजिक्स में, आइंस्टाइन के फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पता चलेगा, उसको एआई नहीं पता चलेगा, इंजन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो नीतियां बनानी है वो नीतियां वो नहीं बना पाएगा। इसीलिए वो इकोलॉजी के सवाल को अपने पॉलिटिक्स में शामिल नहीं कर सकता है। अगर आपको इतिहास की समझ है तो आप यह बात बखूबी समझते हैं कि राजा आपस में लड़ते थे, जनता नहीं लड़ती थी। राजा के हार या जीत जाने से जनता का भला नहीं होता था। जनता का भला आपको मालूम है कब हुआ? आजादी के आंदोलन से, उस गर्भ से, उस स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ में। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत का संविधान इस देश की सर्वस्व जनता को स्वीकार नहीं होता। और एक जनता मतलब एक वोट, मतलब जो हवाई जहाज से उड़ेगा उसका भी वोट एक, और जो पैदल चलेगा उसका भी वोट एक होगा। यह सुनिश्चित किया गया है इस देश के संविधान से। देखिए, हमारे हाथ में हो, किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो रोशनी का गलत विभाजन कर सकता है, वो रोशनी का गलत वितरण कर सकता है। लेकिन अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह बात स्वीकार की गई है कि हर अंधेरे कोने में रोशनी फैलाई जाएगी, तो उसी आधार पर भारतीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। और जब देश 47 में आज़ाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल का संघर्ष था, उसको एक जीत हासिल हुई, उसको एक मुकाम हासिल हुआ, और पहली बार ब्राह्मण और दलित को बराबर को वोट देने का अधिकार मिला। यह इस देश के संविधान से संभव हो पाया है। हमारी बहनें यहाँ बैठ करके शानदार भाषण दी हैं। मैं अपनी बहनों को बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था, अपनी ही माँ की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। ये तमाम कानून इस देश में बदले गए और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले। उसके लिए सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया और महिलाओं को पढ़ाया, और जब आज महिलाएं पढ़ी हैं तो उसका नतीजा है कि वो पढ़ा भी नहीं है और पढ़ भी नहीं है और मंच पे खड़ा होकर के आज भाषण दे रही हैं। इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास अगर उसमें शोषण है तो उस शोषण के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है, और इसी देश में महिलाओं ने भी एक से एक संघर्ष किए हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन करना है कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि आप सत्य के साथ खड़े हैं कि सत्ता के साथ खड़े हैं। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आपको सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप सत्य के लिए संघर्ष करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा
कि आपके भीतर विज्ञान की भी समझ हो, इतिहास की भी समझ हो, दर्शन की भी समझ हो, और इस देश में समाज में रहने के लिए जो व्यवहारिकता है उस व्यवहारिकता की भी हमको समझदारी हो। लेकिन तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।